Hello everyone, this is सूरज एंड आई वेलकम टू यू ऑन सुअल IAS। और ये एक नया सीरीज़ है हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉडर्न इंडिया को लेकर के। ठीक है, हमने पॉलिटी का अलग सीरीज स्टार्ट किया है, पॉलिटिकल साइंस का चल ही रहा होगा। उसके बाद हमने ज्योग्राफी का हमारा एक और भी चैनल्स है, वो चैनल का नाम है ऑन स्कूलिंग डिकोडिंग NCERTs। वहाँ पे हमारा NCERT का ज्योग्राफी क्लास 11th का चल रहा है, तो पॉलिटी का चल रहा है आपका। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, क्योंकि मॉडर्न इंडिया ना बहुत एक आप कह सकते हैं ख़ास सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब घिटी मिटी है ना, तो समझ नहीं आता है। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेंगे लेकिन आप ना अक्सर मॉडर्न इंडिया में ही फंसते हो। तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस चीज़ें इतनी ज़्यादा है ना कि कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। तो रिसोर्सेस बहुत सारे होंगे आपके पास, स्पेक्ट्रम बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग NCERTs पढ़ते हैं। तो वी विल एलैबोरेट, हम डिकोड करेंगे बेसिकली मॉडर्न इंडिया को, और मॉडर्न इंडिया को ना एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न इंडिया को जो हम अप्रोच करेंगे क्लासिफिकेशन बेसिस पे करेंगे। वी विल फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और उसके बाद जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स भी दूंगा क्विक रिवीजन के लिए, जो 1 से 2 मिनट में उस क्लासेस का आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक्चुअली मॉडर्न इंडिया को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। मॉडर्न इंडिया को अप्रोच करने के लिए हमने मॉडर्न इंडिया को ना 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आप समझो, पहले 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप नोट कर सकते हो, यहाँ तो लिखा नहीं है बट आप नोट कर लो। पहला पार्ट जो होगा मॉडर्न इंडिया का, वो हम पढ़ेंगे कन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश ने जो कॉन्क्वेस्ट किया ओवर द यूरोपियन पावर्स, है ना, फॉरेन पावर्स लाइक डच, लाइक फ्रेंच, लाइक पुर्तगीज एंड अदर्स ऑल, और ओवर द नेटिव पावर जैसे बंगाल के साथ, मराठा के साथ, ठीक है ना, और अदर पावर्स जो नेटिव पावर्स उनके साथ। तो इस दोनों का कॉन्क्वेस्ट हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट दोनों पे किया ब्रिटिश ने। उसके बाद ब्रिटिश ने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। ब्रिटिश का बहुत सारे पॉलिसीज लाए, बहुत सारे एक्ट्स लाए, उनके बारे में पढ़ेंगे। जब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे हम गवर्नर जनरल को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल को अगर आप समझ लिए, उनके क्रोनोलॉजी को समझ लिए, पीरियड को समझ लिए, तो मॉडर्न इंडिया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो बहुत ही हार्श पॉलिसी हुआ करता, चाहे वो एग्रीरियन पॉलिसी हो या सोसाइटियल्स हो या रिलीजियस पॉलिसी हो, बहुत ही हार्श होते थे। तो अब रिस्पांस तो कुछ ना कुछ होगा। तो इंडिया की तरफ से, इंडियन पीपल की तरफ रिस्पांस जो हुआ, बहुत सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारे एगिटेशन हुए, बहुत सारे अपराइजिंग्स हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे INC का जब से इंस्टैब्लिशमेंट हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय से लॉर्ड डफरिन के साथ से 1985 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 1916 तक, गांधी के आने से जस्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में इंटर करने के पहले। ठीक है ना, प्री गांधीयन फेज पढ़ेंगे, और उसके बाद गांधीयन एरा पढ़ेंगे 1917 से लेकर 1947 तक। ये 6 पार्ट में हमने मॉडर्न इंडिया को डिवाइड किया है और मॉडर्न इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी मॉडर्न इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा इंडिया में कौन आए। इंडिया में 1498 के आसपास पुर्तगीज़ आए थे। सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, और सबसे बाद में 61 में 1961 के आसपास पुर्तगीज़ ही गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट करने से पहले हमको आप पहले ये बताइए कि मॉडर्न होने का क्या मतलब समझते हैं, मॉडर्निज्म का क्या मतलब होता है, ये बताइए। कपड़े अच्छे पहन लेना मॉडर्न होता है? बताइए, मॉडर्न का क्या मतलब होता है? देखिए, मॉडर्निज्म ना एक थॉट से स्टार्ट होता है। थॉट से स्टार्ट होता है जो कि कोई भी फीडल सोसाइटी यूरोप के, और ये मॉडर्न वर्ड कहीं ना कहीं इंडियन से रिलेटेड नहीं है, ये यूरोप से रिलेटेड है। ठीक है ना, यूरोप में ना एक सिस्टम हुआ था, फीडल सिस्टम होता था, कि वहाँ पे ना फीडल सिस्टम होता था, सोसाइटी वहाँ की फीडल थी। ठीक है ना, उसके जो अपने ट्रेडिशन से कल्चर थे उसको ब्रेक किया, और एक थॉट ने ब्रेक किया, और वो थॉट और इस्टेब्लिश किया मॉडर्निटी को। और वो थॉट किस पे बेस्ड था? वो थॉट बेस्ड था डेमोक्रेसी पे। एंड डेमोक्रेसी में किस पर? इक्वलिटी पे, लिबर्टी पे और फ्रेटर्निटी पे। तो एब्सोल्यूट मोनार्किनिज्म से हम लोग, रिवॉल्यूशन जब हुआ तो एब्सोल्यूट मोनार्किनिज्म के बाद डेमोक्रेसी आया, और डेमोक्रेसी वाज बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वर्ड दिए गए थे ना, ठीक है ना। इंडिया की कंटेस्ट में बात करें कब से मतलब हम मॉडर्न इंडिया कब मतलब टुक प्लेस हुआ, तो अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अराउंड जब हुआ था 1757 में, तो वहीं से मॉडर्न इंडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बहुत लोग 1857 जब से पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है ना, 1857 का जब से विद्रोह हुआ था, तो कुछ लोग वहाँ से मानते हैं। लेकिन अगर मतलब चीज़ों को अगर देखें तो 1757 के बाद से मॉडर्न इंडिया का स्टार्ट यहाँ पे हो गया था। जनरली ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट है ना स्टार्ट हो गया था वहाँ से, ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया, फिर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, और फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि ब्रिटिश ने ना इंडिया को कॉन्क्वेस्ट कैसे किया, हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे और इसके पीछे स्ट्रैटेजी तो था वो समझेंगे। जब ब्रिटिश इंडिया आया ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पावर एग्जिस्ट कर रहे थे। ब्रिटिश 1600 के आसपास आए थे, तो 1600 के जब पास वो आए तो उस समय बहुत सारे पावर्स यहाँ आ चुके थे, लाइक फ्रेंच थे, डच थे, पुर्तगीज थे, है ना, तो ये सारे थे। और इन सब के साथ साथ प्रिंसली स्टेट भी थे, यहाँ के नेटिव पावर भी थे, लाइक मद्रास के अलग थे, बंगाल के अलग थे, मराठास अलग थे वगैरह, और भी बहुत सारे नेटिव पावर्स थे अलग अलग, छोटे 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 छोटे, तो वो भी पावर थे। तो इतने सारे राइवल्स थे, ठीक है ना, यूरोपियन ब्रिटिश के लिए। अब शुरुआत में जब ब्रिटिश आए थे तो उनकी पॉलिसी नहीं थी, एनेक्सेशन पॉलिसी नहीं थी, ट्रेड वाज द मेनली होल पर्पस। बट जब यहाँ का सिचुएशन उन्होंने देखा ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो यहाँ पे रूल कर सके, ठीक है ना। तो ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट 2 फेजेस में हुआ है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, बाहरी लोगों को खदेड़ा विद द हेल्प ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब यहाँ के लोग राजा से हेल्प लेकर के यूरोपियन पावर को सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया। और फिर जिस राजा से हेल्प लेकर के यूरोपियन पावर को डिस्ट्रॉय किया, फिर उसी राजा को डिस्ट्रॉय किया। उस राजा को डिस्ट्रॉय कैसे किया, एक राजा का दूसरे राजा से लड़के, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, हम आपका पहले हेल्प लेंगे किसी और को डिफीट करने में, फिर आप ही को डिफीट करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी थी हमारी, मतलब ब्रिटिश के, ठीक है ना। तो जो मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो मेथड में था आपका, वो बेसिकली वार करते थे या ट्रीटी साइन कर लेते थे। जहाँ पे कमज़ोर होता तो वहाँ तो वार करके मतलब वो एरिया को कब्जा कर लेते थे, और मान के चले कोई स्ट्रॉन्ग है या फिर कुछ और है तो वहाँ पे ट्रीटी कर लेते थे। और भी बहुत सारे ट्रीटीज़ थे जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को एनेक्स कर लिया था। लाइक बहुत सारे पॉलिसीज़ थे, लाइक सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपको बताऊँगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बताऊँगा। तो ये सारे पॉलिसीज़ के कारण बहुत सारे पॉलिसीज़ ट्रीटीज़ उन्होंने फॉलो किए थे, और वार वॉज द पॉलिसी टू गेन द व्हाट, कनकेस्ट ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सबसे पहले वार होता है, फिर ट्रीटी, फिर वार, फिर ट्रीटी, ऐसे चलते रहता है, डिवाइड रूल पॉलिसी चलते रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करता है, वो जो ब्रिटिश का इनेमी था उसको सबसे पहले वो वीकेंड करता है, उसको ब्रेक करता है, ठीक है ना। और उसके बाद आर्मी उस पर टूट पड़ता है सेकंड फेज में। तो ये उनकी पॉलिसी बेसिकली थी। और ये वाला पॉलिसी वार ट्रीटी वाला पॉलिसी 1858 तक चला, और उसके बाद पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुआ, यूनिफिकेशन एक टाइप का हुआ। कैसे, विथ थ्रू डिफरेंट एक्ट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया 1902 में, और भी बहुत सारे पॉलिसीज थे, ठीक है। इससे पॉलिटी को उन्होंने कंसोलिडेट किया इंडिया में। तो ये बेसिकली जो स्ट्रैटेजी था जो फॉलो किया गया था इंडिया को ओवर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए ब्रिटिश का, आपको मैंने बताया। अब एक चीज़ मैं बताऊं, गांधी जी जब आए थे तो गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे, आपको याद है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से आए थे, और उसी दिन को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिश ने इंडिया को सिविलाइज बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि नो वन कैन डेयर टू ब्रेक इट, बट इट वॉज द गांधी जी हु ब्रेक दिस प्रेजुडाइज inscribed in the minds of the people by the Britishers.
देखिए क्या है ना कि ब्रिटिश ने इंडिया को इस तरह से सिविलाइज बना दिया गया था कि इंडियंस लोग ना रूल को ब्रेक नहीं कर सकते थे, इस तरह से सिविलाइज कर दिया था। लेकिन ये वाला जो डर था, ये वाला जो एटीट्यूड डेवलप कर दिया था ब्रिटिशर ने, ठीक है, सिविलाइज करके, इस डर को ख़त्म करने का काम गांधी जी ने किया था। और यही चीज़ जरूरी था। अगर हम एक होते, हम डरते नहीं, तो एक कंपनी, छोटी सी कंपनी कितना बड़ा पावरफुल हो सकती है। लेकिन वही है ना, फूट डालो नीति वाला यहाँ पे है। उन्होंने देखा कि वो गुलाम हो गया, अच्छा तुम गुलाम हो गए, अच्छा चलो मैं भी गुलाम हो जाता हूँ। यही होता आया है। गलत के तरह आवाज़ नहीं उठाते हैं। वी डोंट रेज एनी वॉइसेस विथ रॉन्ग डूइंग्स। तो हम मौन रहना भी कभी कभी ना बहुत खतरा का मोल हो जाता है। मौन रहने के कारण ही तो इंडिया जो है वो गुलाम बना। अब ये अलग बात है कि यहाँ के जो पहले नेटिव पावर थे वो कौन सा अच्छा काम कर रहे थे, वो बात अलग है। मैं वहाँ पे अभी नहीं जा रहा हूँ, वो अलग उसका उस पर मैटर डिबेटेबल है, डिबेट हो सकती है उस पर। लेकिन अगर हम एक होते तो शायद यूरोपियन पावर्स रूल नहीं कर पाते, मेरा मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने कैसे कन्क्वेस्ट किया? देखिए सब पुर्तगीज़, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश। सबसे पहले जो आए पुर्तगीज़ आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डच आए, फिर फ्रेंच आए। फ्रेंच वाज द लास्ट टू कम। इसको आप ना PBDF के नाम से याद करो, PBDF, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच। ठीक है। अब डच जो है सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज़, जो 1498 में आए थे। उसके बाद ब्रिटिश आए 1600 में, डच 1602 में आए, अब फ्रेंच 1664 में आए। ठीक है ना। तो सब ने अपना अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। डच ने सबसे पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, 1602 में आए थे। 3 साल के बाद ही अपना फैक्ट्री स्टार्ट किया था 1605 में मसूलीपट्टनम में। अब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आया, 9 साल के बाद 1619 ईस्वी में सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। सूरत में एक बंदा और था जिसने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, और वो था फ्रेंच 1964 में आए थे। सॉरी जी, 1964 नहीं, 1664 में आए थे, और सूरत में अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किए थे 4 साल बाद ही 1668 में। और पोर्तुगीज़ ने 5 साल के बाद 1503 में कोची में इस्टेब्लिश किया था। याद रखिएगा, सूरत में 2 बंदे ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, ब्रिटिश ने और फ्रेंच ने। मसूलीपट्टनम में डीएम, याद रखिएगा, आप लोग यूपीएससी क्लियर करते हो तो क्या बनोगे? डीएम बनोगे। तो डीएम का मतलब होता है डच, और एम का मतलब होता है मसूलीपट्टनम। तो डच ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री स्टार्ट किया था। अब ब्रिटिश फ्रांस जो है ये आप याद रखोगे, सूरत तो आपको याद रहेगा। अब पीसी, आप पीसी में देख रहे होगे अभी ना, तो पीसी पोर्तुगीज़ असी से कोची में इस्टेब्लिश किया था। तो ये थोड़ा सा चीज़ है, ये थोड़ा फनी है, बट कोई नहीं, आपको याद हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ते थे। पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पोर्तुगीज़ 1498 में इंडिया में लैंड हुआ था। वास्को डी गामा यहाँ पे लैंड करते हैं, कैलिकट में लैंड करते हैं, और कैलिकट में वो जमोरिन उनका हेल्प करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, और उसको परमिट दिया गया ट्रेड करने का स्पाइसेस में। फैक्ट्री भी उन्होंने सेटअप किया पौडीचेरी के कोस्ट पे, और पौडीचेरी के कोस्ट पे इस पे ना किया, क्योंकि पौडीचेरी के कोस्ट में ना जमोरिन का रूल हुआ करता था उस समय, और जमोरिन ने उनका वेलकम भी किया था, है ना। कि अब देखिए, उन्होंने समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने जो है पौडीचेरी के कोस्ट पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया और ट्रेड करना स्टार्ट किया। लेकिन आपको पता होगा कि इसके पहले भी तो कोई वहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा ना, ऐसी बात तो नहीं कि ट्रेड नहीं कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस डेवलप होगा। तो एक्चुअली वहाँ पे अरब ट्रेडर्स जो थे वो ऑलरेडी वहाँ इस्टेब्लिश थे, वो ट्रेड पहले से कर रहे थे। तो अब पोर्तुगीज़ आ गए वहाँ पे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पोर्तुगीज़ ने उसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया, 1-2 साल में डिस्ट्रॉय कर दिया, और अरब जो ट्रेडर्स थे वो चले गए तेल लेने। ठीक है, उसके बाद 1510 में क्या होता है कि गोवा में एक बेस बनाता है पोर्तुगीज़, ठीक है ना। और गोवा के जो सुल्तान थे ना, गोवा के सुल्तान, बीजापुर जहाँ पे है, बीजापुर के सुल्तान जी तो उसको डिफीट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद गोवा में अपना बेस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मैन बेस था ना, वो पोर्तुगीज़ का नेवी हुआ करता था, है ना। और वो ट्रेड को कंसोलिडेट किया करते थे विद डिफरेंट मेथड्स लाइक फितोरियाज एंड कार्टिज सिस्टम।
दो सिस्टम वो फॉलो करते थे, फितोरियास एंड कार्टे सिस्टम। और फितोरिया कार्टे सिस्टम पोर्तुगीज अडॉप्ट किए थे ट्रेड को कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, कैसे? तो फितोरियाज क्या होता है, देखिए फितोरियाज जो है ना एक टाइप का आप कह सकते हैं कि टैक्स होता था, है ना, एंट्री पॉइंट टैक्स। मतलब कि अगर आप एंट्री कर रहे हो ना, तो देखिए कोस्ट पे उन्होंने बना लिया था अपना कोस्ट, गोवा के कोस्ट, कोची के कोस्ट पे अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया था, बेस बना लिया था। तो अगर कोई इंटर होता था, कोई जहाज कोई गुड्स लेके वहाँ पे आता था, तो एंट्री टैक्स लगता था वहाँ पे। कार्टे सिस्टम क्या था, ये काइंड ऑफ पास होता था जो कि इशू कहता था शिप को कि विच वे आर गोइंग टू द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। मतलब जमीन अरेबियन सी से और इंडियन ओशियन से जो भी शिप पास करेगा ना, उसको पासेस दिया जाता था कार्टे सिस्टम, और वहाँ भी टैक्स लिया जाता था। मतलब जमीन और समुद्र दोनों में अपनी पकड़ बना लिया था पोर्तुगीज ने विद द हेल्प ऑफ फितोरियाज एंड कार्टे सिस्टम। ना तो किसी को अंदर आने देते थे, ना ही अंदर किसी को ओशियन में चलने देते थे। तो मतलब दोनों जगह कंट्रोल था, आप समझ रहे हैं। कुछ साल के बाद यानी 1612 ईस्वी में, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली होता है, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ, पोर्तुगीज के साथ, ठीक है ना। और उस बैटल ऑफ स्वाली में जो 1612 ईस्वी में हुआ इन बिटवीन द इंग्लिश एंड पोर्तुगीज, उससे क्या हुआ था, पोर्तुगीज का पावर जो है ना उसका एंड हुआ, और पोर्तुगीज का पावर कुछ ही जगह, कुछ पैचेस ऑफ लैंड पे लाइक दमन, दीव और गोवा में ही सीमित रह गया। अब वो कोची में पहले बेस था, और जब जहाँ जमोरिन का रूल हुआ करता था वहाँ पे अब नहीं रहा, अब दमन, दीव और गोवा में रहा था। 1661 में लिबरेशन ऑफ गोवा हुआ था, आपको पता ही है। भारत सरकार ने आज पोर्तुगीज़ को कहा कि आप प्लीज़ खाली कर दीजिए, पोर्तुगीज़ ने रिफ्यूज़ किया और एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है मुझे, मिलिट्री ने जो ऑपरेशन चलाया था, और उसके बाद लिबरेशन ऑफ गोवा हुआ था, ठीक है, दमन दीव को भी छोड़ाया था। 1612 में बैटल ऑफ स्वाली आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और तो पोर्तुगीज़ का जो भी किस्सा कहानी था, हिस्ट्री था, वो इतना ही था। जो पोर्तुगीज़ का ना इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूशन है वो आप थोड़ा देख लो। पोर्तुगीज़ ने टमाटो, तंबाकू, आलू, पोटैटो, चिली, ये सब ना इंडिया में लाया, ठीक है ना। और जो आप ना अभी हिंदुस्तान नाम सुनते हो ना, हिंदुस्तान नाम किसने दिया था पता है? अरब के जो ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने दिया था। अरब के ट्रेडर्स 18वीं सदी के आसपास आ गए थे, आप समझ सकते हैं। इतने दिन से वो बेस बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, और उसको पोर्तुगीज़ ने लात मार दिया था, ठीक है ना, कुछ ही साल में, 1-2 साल में। तो पोर्तुगीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है। टोमेटो जो आप आज खाते हैं, तंबाकू जो बहुत लोग च्यू करते हैं, पोटैटो, चिली, ये सब पोर्तुगीज़ का कंट्रीब्यूशन है। और ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब लैंड किए थे, कहाँ पे लैंड किए थे जल्दी बताइए मुझे? कैलिकट में जब लैंड किए थे, वहाँ पे जमोरिन ने उसका वेलकम किया था। तो वहाँ पे ना एक बंदा था अबुल माजिद, बहुत सारे बुक में नहीं भी लिखा होता है अबुल माजिद, इसे एम्बिग्विटी है बहुत जगह। अबुल माजिद नाम से एक बंदा था जिसने वास्को डी गामा का हेल्प किया था वहाँ पे, ठीक है ना। और बैटल ऑफ स्वाली हुआ था इंग्लिश पोर्तुगीज़ के बीच, ये आपको मैंने अभी बताया ही, जस्ट बताया ही, ठीक है ना। और बैटल ऑफ चौल आप याद रखो, ठीक है ना। बैटल ऑफ चौल हुआ था किसके बीच पता है? पोर्तुगीज़ का विद ममलूक एक, मतलब ये भी एक वो थे, इन दोनों के बीच वार हुआ था, एक नेवल वार था। क्योंकि आपको पता होगा जो पोर्तुगीज़ थे ना, वो उसका जो अपना स्पेशलाइजेशन था वो नेवी में था, नेवी उसका बहुत मजबूत था। तो नेवी वार एक टाइप का नेवल वार ही हुआ था, बैटल ऑफ चौल जिसको आप बोलते हैं। और जो ममलूक डायनेस्टी थी वो कहने के गुजरात में रूल करते थे। तो गुजरात का सुल्तान और इजिप्ट का सुल्तान और टर्की का सुल्तान के ये तीन एक साइड थे, और पोर्तुगीज़ के साथ हुआ था, और पोर्तुगीज़ का डिफीट हुआ था, ठीक है ना। इजिप्ट ममलूक जो था वो इजिप्ट के वो थे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखो। और जो वास्को डी गामा आए थे वो कहाँ से आए थे? वो साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर के वहाँ से नीचे से घूम करके आए थे। और ये रास्ता दिखाने में वो बंदा जो था अबुल माजिद, उसने बड़ा हेल्प किया था। ये थोड़ा सा आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्तुगीज़ का सारा कहानी किस्सा ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। डच के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए
डच को जो है ना बेसिकली यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डच को बोला जाता था। डच ने सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, जल्दी बताइए। अभी थोड़ा देर पहले एक्रोनिम आपको बताया था डीएम, डच मसूलीपट्टनम। तो सबसे पहले 1605 के आसपास उन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। फिर 1616 में उसने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया और पुर्तगीज को रिप्लेस कर दिया था एज ए मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में उस समय 1616 के आसपास जो मोस्ट डोमिनेटिंग यूरोपियन पावर्स थे ना वो डच थे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इंग्लिश को उन्होंने मतलब डिफीट किया, ठीक है। बैटल ऑफ बेदारा का नाम आपने सुना होगा ना, है ना। बैटल ऑफ डिफीट, बैटल ऑफ बेदारा जो कि 1759 के अराउंड बैटल ऑफ बेदारा हुआ था और उसमें डिफीट हुआ डच बाय द इंग्लिश और इंडोनेशिया में वो कन्फाइंड हो गया। जिस तरह पोर्तुगीज़ का डिफीट हुआ था, पोर्तुगीज़ हारा था अंग्रेज़ों से और कुछ ही पैचेस पे जगह जैसे दमन दीव और गोवा पे सीमित होकर रह गए थे इन द बैटल ऑफ स्वाली। उसी तरह बैटल ऑफ बेदारा जो डच के साथ हुआ था, ठीक है ना। बैटल ऑफ बेदारा कैसे याद रखेंगे, बैटल ऑफ बेदारा बीडी याद रखें, बैटल ऑफ बेदारा डी से डच। तो इंडोनेशिया में कन्फाइंड हो गए थे, जावा सुमात्राज लाइक आइलैंड में, मतलब इंडिया उनका बेस अब रहा ही नहीं, जो मेनलैंड था, ठीक है ना, वहाँ पे वो सीमित हो गए थे। इंग्लिश ने बोला जाइए आपको अगर रूल करना है तो वहाँ पे कीजिए, यहाँ पे मत रहिए, ठीक है। यहाँ रहिएगा तो फिर आपको पकड़ के, समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा सा डच का ही था, तो डच का भी ज़्यादा कुछ था नहीं, डोमिनेंट पावर सिर्फ कहने का था। इंग्लिश जब आ जाता है गेम में तब तो अब थोड़ा सा अब इतना उत्पात मचा दिया है, पोर्तुगीज़ को एक जगह पे रख दिया और डच को एक जगह पे रख दिया, तो अब इतना कर दिया है तो इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है कि नहीं। इंग्लिश के बारे में जानने से पहले एक बात मुझे ये बताइए, आपने नाम सुना है इसका, जॉन मिल्टन हॉल के बारे में? सुना है, सुना होगा। 1599 में जॉन मिल्टन हैन जो है वो इंडिया आए थे, लैंड रूट के थ्रू आए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया होके ही आए होंगे, लैंड रूट तो और कहीं से आ नहीं सकते। इधर तो पेनिनसुला में आपका आप देख रहे हो, इधर तो पेनिनसुला ही है, तो कहाँ से आए होंगे? सेंट्रल एशिया होके, अफगानिस्तान पाकिस्तान होके आए होंगे। पाकिस्तान उस समय तो नाम था नहीं, बट अभी से मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ, अभी के टाइम से, ठीक है, ओके। और 1600 ईस्वी में ना एलिजाबेथ जो वहाँ की ब्रिटिश की जो रानी थी, उसने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी इंडिया लैंड की थी 1600 ईस्वी के आसपास, उसको चार्टर प्रोवाइड दिया था, चार्टर दिया था। और चार्टर में बेसिकली ये मेंशन था कि उनको ये राइट दिया गया था ट्रेड करने का विद ऑल कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द केप ऑफ गुड हेप। केप ऑफ गुड हेप के ईस्टर्न साइड में जितने भी कंट्री हैं ना, जितने भी हैं, वहाँ पे ट्रेड करने का राइट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। और इसके इधर बाकी जितने थे ना, बाकी यूरोपियन पावर वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ये 1600 ईस्वी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1608 में है ना, क्या होता है कि एक 1608 में ना जहांगीर के कोर्ट में, क्योंकि जहांगीर का रूल था उस समय, इंपीरियर जहांगीर, आपको पता ही होगा, ठीक है। जहांगीर का रूल हुआ करता था उस समय, और मुगल किंगडम में जहांगीर एक बहुत बड़ा वो था। तो 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिट करते हैं 1608 में जहांगीर के कोर्ट में, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मुझे परमिशन दीजिए कि ताकि मैं यहाँ ट्रेड कर पाऊँ। अब आप ये समझो इस बात को कि पोर्तुगीज़ पहले से यहाँ पे आके ट्रेड कर रहे हैं, तो पोर्तुगीज़ क्या कभी चाहेगा कि इंग्लिश रूल करे, ब्रिटिश रूल करे? तो पोर्तुगीज़ ने रिक्वेस्ट किया एम्परर से, एम्परर कौन? जहांगीर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ डू नॉट गिव द परमिशन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन भैया विलियम हॉकिंस बड़े टेढ़े आदमी थे, उन्होंने इतना जल्दी हार नहीं माना। तो 1609 ईस्वी में ना जहांगीर ने एक फरमान जारी कर दिया, ठीक है। 1609 अगले साल ही फरमान जारी कर दिया और उनको बोल दिया कि यू बिल्ड योर फैक्ट्री एट सूरत।
आपको पता ही होगा। और 1613 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी का खुला वो सूरत में खुला था। और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो का विजिट होता है 1615 में मुगल एम्परर के कोर्ट में, ठीक है ना। और एक फरमान जारी होता है फ्री ट्रेड का और एग्जाम्पशन फ्रॉम द इनलैंड टोल, और इसके लिए वो पैसे देते थे मुगल्स किंगडम्स को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआती समय में विलियम हॉकिंस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, और बाद में थॉमस रो का बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट कंट्रीब्यूशन जो फरमान जारी करने, फ्री ट्रेड कराने में, एग्जाम्पशन दिलाने में, आइलैंड पे टोल लेने का थॉमस रो का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ये बात को आप समझिए। अब 1600 ईस्वी में जो चार्टर एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था उस ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो वाले मोनोपोली को लगभग 200 साल बाद खत्म किया गया था। उस मोनोपोली तो था ना कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड जो भी कंट्रीज है वहां पे रूल कर सकते हैं। तो एक मोनोपोली ही था कि सिर्फ ईस्टर्न कंपनी ही कर सकते थे। 1600 ईस्वी में वो चार्टर का मोनोपोली लगभग दिया गया था। 200 साल बाद 1800 के आसपास उनको ख़त्म किया गया था, पार्सल मोनोपोली। आपने ध्यान से नाम सुना होगा, 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। वहाँ पे क्या किया गया था, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे पावर जो है ना छीन लिए गए थे, चाय और चाइना को छोड़ करके। मतलब टी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, टी और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, चाय और चाइना को छोड़कर बाकी जगह मोनोपोली उसकी ख़त्म कर दी गई थी। और अगले 20 साल के बाद एक फिर से एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833। वहाँ पे वो भी जो चाय और चाइना था वो भी खत्म कर दिया, एंड ब्रेक द कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनोपोली बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? अच्छा ये बताइए कि ब्रिटिश ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? ब्रिटिश ने मसूलीपट्टनम में, साउथ इंडिया में, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मसूलीपट्टनम में, साउथ इंडिया में। अगर कोई ये बोले कि ब्रिटिश ने फर्स्ट फैक्ट्री, ब्रिटिश मतलब अब ये समझो साउथ ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को बोल रहे हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल रहे हैं। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला फैक्ट्री इंडिया में, पहला फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश किया था। लेकिन वही अगर ये पूछे साउथ इंडिया में पहला फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो मसूलीपट्टनम। तो आप कभी ये नहीं सुना कि ब्रिटिश इस्टेब्लिशेस फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन साउथ इंडिया? तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, साउथ इंडिया टर्म मेंशन हो रहा है वहाँ पे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना इस बात को, सूरत और मसूलीपट्टनम का थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे। 1632 में क्या है, गोलकोंडा जो कुतुब शाही का राजा हुआ करते थे, गोलकोंडा किंगडम, वहाँ पे भी उनको ट्रेड करने का हक मिल गया था, ठीक है। 1651 ईस्वी में, आप देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए, 1651 ईस्वी में क्या होता है कि जो बंगाल के नवाब थे, कौन थे, सिराजुद्दौला, उसने इस कंपनी को ग्रांट दिया, आप ट्रेड कीजिए, कुछ ड्यूटी, कुछ पैसे हमें दीजिए, कुछ ड्यूटी पे कीजिए, टैक्स दीजिए, और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सिराजुद्दौला ने ऐसा ग्रांट दिया 1651 में, 1650 के आसपास दिया था। 1662 में क्या होता है भाई जी कि बॉम्बे ने रिसीव्ड किया डॉरी गिफ्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज, है ना। बॉम्बे रिसीव्ड एज ए, पोर्तुगीज को बॉम्बे मिल जाता है एक डॉरी गिफ्ट की तरह, ठीक है। तो डॉरी गिफ्ट कहने का मतलब है रानी थी बॉम्बे, है ना, और पोर्तुगीज राजा था, कहने का अर्थ यही है। तो पोर्तुगीज को भी बॉम्बे मिल गया, मतलब होल एंड होल, और ब्रिटिश को तो मिल ही रहे थे आपको, है ना। गोलकोंडा किंगडम भी, वहाँ पे भी उनको मतलब मिल गया, मसूलीपट्टनम में मिल गया राइट करने का। सिराजुद्दौला ने उसको दे ही दिया था कंपनी को। सर थॉमस रॉ के हेल्प से उनको फ्री ट्रेड का फरमान भी जारी हो ही गया था। 1651 में क्या आता है, एक रॉयल फरमान जारी करता है, फिर से औरंगजेब करता है। देखिए ये ध्यान से याद रखिएगा कि जहांगीर के कोर्ट में जहांगीर ने उसको परमिशन दिया था, ठीक है ना, फरमान जारी दिया था कि आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ औरंगजेब की, वो किसने किया था, वो जहांगीर ने किया था। औरंगजेब ने क्या किया, एक फरमान जारी किया, रॉयल फरमान जारी किया 1691 ईस्वी में, और उसमें यह बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी कस्टम ड्यूटी बंगाल में पे नहीं करना है, कोई भी ड्यूटी पे नहीं करना है, कोई भी टैक्स बंगाल में नहीं देना है। लेकिन अब आप ये बताओ, जो बंगाल के जो नवाब थे, क्या उसको ये बात अच्छा लगेगा? बंगाल के जो नवाब थे उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जो मैन हेड थे वो दिल्ली से चलता था ना, ठीक है।
दिल्ली चलता था। तो अब दिल्ली से उन्होंने ग्रांट जारी, औरंगजेब ने कहा जाइए आप बंगाल में आपको कोई ग्रांट नहीं देना, आप वहाँ पे मतलब यू आर फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़ और आप ट्रेड कीजिए। लेकिन बंगाल में भी तो कोई राज वहाँ पे रूल कर रहा था, उनको ये बात अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। बंगाल के नवाब को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इनकम पे एक बहुत ही इम्पैक्ट मतलब फटका पड़ा था उनका। और इन्हीं के कारण 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। तो आप जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी देखते हो, इसका लॉन्ग टर्म कॉज अगर आप देखोगे तो यही है जो 1691 में ही स्टार्ट हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी का। क्योंकि 1691 में ना औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था और उसमें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड टू पे कस्टम ड्यूटीज। तो खुन्नक वहीं से थी और उसी के कारण बैटल ऑफ प्लासी हुआ। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद 1717 ईस्वी के आसपास क्या होता है, ध्यान से सुनो आप। 1757 में एक रॉयल फरमान फारूक सियार के द्वारा, मतलब फरमान में फरमान जारी हो रहा है ब्रिटिश के लिए, ठीक है। फारूक सियार ने जारी किया, उसमें ट्रेड कॉन्सेशन की बात की गई है ना, और अब ट्रेड कॉन्सेशन दिया गया, ठीक है। और अब क्वेंस को भी मिंट किया जा सकता था ब्रिटिश के द्वारा, मतलब इनडायरेक्टली खुद का एक स्टेट बना रहे थे और ये लोग समझ ही नहीं रहा है। ट्रेड फ्री कर रहा है, ड्यूटी भी कलेक्ट करने लगा है, अब वो पैसे भी छाप रहा है। आप समझ रहे हो, इनडायरेक्टली खुद का एक स्टेट बना रहा है, पर एम्परर को समझ ही नहीं आ रहा है ना। यूजिंग आवर ऑन पीपल, अपने पीपल का यूज कर करके, यहाँ का रिसोर्सेज का यूज करके और हमारे लोगों को सब्जुगेट कर रहा है। आप देखो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है ब्रिटिश की। कुछ पैसे दे देते थे औरंगजेब एम्परर्स को, वो खुश हो जाते थे और ड्यूटी फ्री, फरमान पे पैसे की तो कमी नहीं थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसकी कभी कमी हुई ही नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को आप देखिए और अटेम्प्ट कीजिए, ये सारे उसी पे रिलेटेड हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फोर्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? सेंट जॉर्ज फोर्ट, जो कि 1664 में। और इस बार ना शायद प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन भी आया था, शायद आई एम नॉट श्योर। सेंट जॉर्ज फोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किस लिए हुआ था? तो सिविल सर्विस के जो वो थे ना ट्रेनी, तो उसको ट्रेन करने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1664 में। आप आई मे बी रॉन्ग, बट आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश के बारे में जान लिया, पोर्तुगीज़ के बारे में आपने जान लिया, और उसके बाद डच के बारे में जान लिया, और ब्रिटिश का एज ए होल व्यू आपने ले लिया। अब एक बंदा बचता है फ्रेंच, जो कि बहुत ही आप देखोगे फ्रेंच के साथ कार्नेटिक वार होता है, और जैसे ही फ्रेंच का डिफीट होता है ना, उसके बाद जो यूरोपियन पावर है उस सब का नाश हो जाता है। अब किसकी बारी होगी बताइए? जब सारे फ्रेंच को डिफीट कर दिया ब्रिटिश ने, अब बारी होगी यहाँ की नेटिव पावर को। तो नेटिव पावर में सबसे पहले बंगाल को धकेलते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो आप देखते हो, तो उसका नींव 1651 में ही रखा गया था, ठीक है। अच्छा बताइए, 1691 में मैं ऐसा क्यों कहूँ? 1691 ईस्वी में एक रॉयल फरमान जारी किया गया था औरंगजेब ने कि भाई आप बंगाल में जाइए, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना, या ट्रेड कीजिए जा करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये बंगाल के नवाब को ये बात अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसके टैक्सेस पे बहुत बड़ा जोर झटका पड़ा था। अब मैं फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ, ठीक है। फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा देखिए। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आते थे, और लुइस 14 जो वहाँ के मतलब राजा हुआ करते थे, उसने उनका एक मिनिस्टर था कॉलबर्ट, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्मेशन किया। 4 साल बाद क्या होता है, 1668 के आसपास फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? सूरत। मैंने आपको बताया ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों जो है ना अपना फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं 1668 में। और सेकंड फैक्ट्री जो है जस्ट एक साल बाद मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में डच ने भी किया था, आपको पता है ना, याद है आपको? ठीक है। उसके कुछ साल बाद 1674 के आसपास पुडुचेरी और चंदन नगर पोस्ट पे इस्टेब्लिश कर लिया था फ्रेंच ने, ठीक है ना।
और 1742 के आसपास लॉर्ड डुप्लेक्स जो है ना उसको गवर्नर बना दिया, बिकम द गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, और वो उसका मेन बेस बन गया था, है ना। और जब लॉर्ड डुप्लेक्स बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही मतलब एस्पिरेशनल बंदा था, है ना, बहुत कुछ चाहता था वो, है ना, तो उसका ना ऑब्जेक्टिव जो था ना कॉलोनियल मोटिव से इंपीरियल मोटिव की तरफ बढ़ गया था, ठीक है ना। एक चीज़ था कि फ्रेंच ने जब तक ये नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे रूल करना है, तब तक उसका अच्छा खासा यहाँ पे बेस था, वो रूल कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ना ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ ना फ्रॉम कमर्शियल मोटिव टू इंपीरियल मोटिव ना, और उन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, तो ब्रिटिश को ये बात अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, और इसी के कारण एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है हिस्ट्री में। द चैप्टर नेम इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कार्नेटिक वार। कार्नेटिक एक रीजन है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु और उसके नीचे के पोर्शन, वहां पे कार्नेटिक उसको बोला जाता है, ठीक है। तो कार्नेटिक वार आप पढ़ें, देखिए कार्नेटिक वार पढ़ते हैं, चलिए देखिए। फ्रेंच और इंग्लिश जो है ना वो, अब देखिए डच खत्म, पोर्तुगीज को भी कन्फाइंड कर दिया, डच को भी कन्फाइंड कर दिया। पोर्तुगीज को कहाँ पे कन्फाइंड किया आप बताइए? पोर्तुगीज को कन्फाइंड किया था आपको दमन, दीव और गोवा के एरियाज में, ठीक है। उसके बाद डच को कन्फाइंड कर दिया कहाँ पे बताइए? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे आइलैंड पे कन्फाइंड कर दिया था, बैटल ऑफ बेदारा और पोर्तुगीज का बैटल ऑफ स्वाली, है ना। तो अब कार्नेटिक वार में क्या था कि अब जो मैन राइवल बचे हैं फ्रेंच बचे हैं, तो दे वर द बिगेस्ट राइवल, है ना, मॉडर्न वर्ल्ड के, और मेडिएवल वर्ल्ड में ही रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप इंडिया पाक का वार देखते हो ना, उसी समय ऐसा नहीं कि इंडिया में आए और वो भी यहाँ रूल करना चाहते थे, ये भी रूल करना चाहते थे, इसलिए राइवलरी क्रिएट हुआ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसकी वजह से दोनों में झड़प हुई। ऐसी बात नहीं है, मेडिएवल समय में दोनों के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे, लाइक इंडिया पाकिस्तान, ठीक है ना। और कार्नेटिक वार उसी का एक इको है, जो भी कहिए आप, ठीक है ना। ऑस्ट्रियन सक्सेशन की जब वार हुआ था, ऑस्ट्रिया पे जब चढ़ाई हुआ था, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, है ना, वहाँ पे सुपरमेसी की बात हो रही थी, तो उसी का एक रिफ्लेक्शन है इंडिया में वार फ्रेंच का ब्रिटिश के साथ। सो कार्नेटिक वार एंड इज an echo of the war of Austrian succession, which is the war of supremacy. इस चीज को समझने के लिए, इंडिया में जो कार्नेटिक वार हुआ, इस चीज को समझने के लिए बैकग्राउंड का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। बैकग्राउंड समझिएगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम ना वुमेन को सपोर्ट किया गया, वुमेन वाज सपोज्ड, है ना, ऑस्ट्रिया के किंग पे के तौर पे पहली बार महिला को सपोज किया गया कि महिला जो है वो रानी बनेगी वहां पे। और साइड में क्या आ रहा था? ब्रिटिश और डच ने सपोर्ट किया इसके लिए, हाँ बिल्कुल रानी बननी चाहिए। बट फ्रेंच का जो ऑस्ट्रिया के साथ बनता नहीं था, है ना। ऑस्ट्रेलियन किंग पे एक महिला आने वाली थी और इस चीज को ब्रिटिश और डच ने सपोर्ट किया था, लेकिन फ्रेंच का ना ऑस्ट्रिया के साथ बनता नहीं था, है ना। तो वो दोनों युद्ध पे अटक गए, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, अब फ्रेंच का ऑस्ट्रिया के साथ बनेगा नहीं और ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश, तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश का फ्रेंच के साथ राइवलरी होगा। आप समझ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो ना, ध्यान सुनो। देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ कौन था? ऑस्ट्रिया में एक रानी बनेगी वहाँ की अब, ठीक है। वुमेन वाज सपोज टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया किंग, और ब्रिटिश और डच उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फ्रेंच इसका सपोर्ट नहीं करता था। फ्रेंच का ना ऑस्ट्रिया के साथ बनता ही नहीं था, तो ये युद्ध का कारण बना था। तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच फाइट हुआ, है ना, इंडियन सॉइल पे सुपरमेसी के लिए। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 में हुआ था और वो 2 साल चला था, 1746 से 1748। सेकेंड अगले साल ही 49 से लेके 54 तक, और अगला चला था 58 से लेके 63 तक। ये आप थोड़ा याद रखिएगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया, बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ बेदारा वाज विद डच, बैटल ऑफ स्वाली विद पोर्तुगीज। उसी तरह बैटल ऑफ वांडीवास होता है 1760 में, और फ्रेंच का डिफीट होता है, ब्रिटिश उसको डिफीट करते हैं, और उसको कन्फाइंड कहाँ करेंगे? उसको कन्फाइंड करेंगे पुडुचेरी में। दमन, दीव और गोवा में कन्फाइंड किया इन द बैटल ऑफ व्हाट? इन द बैटल ऑफ स्वाली।
पोर्तुगीज को। इन द बैटल ऑफ बेदारा डच को कन्फाइंड किया, कहाँ पे, वो जो आइलैंड थे आपके इंडोनेशिया, जावा, सुमेत्रा, वहाँ पे किया। और इन द बैटल ऑफ वांडीवासना विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच, द फ्रेंच वाज कन्फाइंड टू द पुडुचेरी ओनली। ठीक है, आप ये चीज समझ रहे हो? तो आप अब ये समझने की कोशिश करो कि ब्रिटिशर ने कन्फाइनमेंट की जो पॉलिसी है कि हम ना पूरा खत्म नहीं करेंगे, हम बस आपको मेरी सुजर्निटी एक्सेप्ट करनी होंगी, ठीक है, और आपको कुछ ऐसे एरिया दे देंगे कि आप भी चलो रूल करो, बट आप दादा ना बनो। तो पोर्तुगीज को दमन दीव गोवा में इन द बैटल ऑफ स्वाली जो 1612 ईस्वी में हुआ था वहां पे, फिर 1759 और 1760 में डच को किया, ठीक है ना, और 1760 में वांडीवास के पुडुचेरी को किया था। ये शॉर्ट में आपको लिख दिया एक जगह मैंने। तो आप देखोगे कितने सारे वार हुए, फ्रेंच के साथ 3 वार हुआ है, आप मराठा के साथ देखोगे तो 3 बार उनके साथ हुआ, मैसूर के साथ 4 वार हुआ है, सिख के साथ 2 वार हुआ है, कार्नेटिक के साथ 3 वार हुआ है। तो एक एक वार में ऐसा नहीं खत्म किया है, आप ये चीज को समझो, स्ट्रेटजी है ये। नॉट अ सिंगल स्टेट वाज देयर जिसके साथ एक वार में सब्जुकेट कर दिया हो, है ना। तो चिट्टू बिट्टू जो था ना, छोटे मोटे स्टेट जो थे उसको तो ऐसे ही निपटा देते थे, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट थे ना, पावर से ना, उसको धीरे 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 खत्म करते थे। तो एक एक करके हम तीनों वार को पढ़ेंगे, फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकेंड कार्नेटिक वार एंड द थर्ड कार्नेटिक वार। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया 1746 से लेकर 1748 तक चला था, ठीक है ना। मद्रास का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है, तो आप ये थोड़ा याद रखो, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो गद्दी थी वहाँ पे महिला आ रही थी और इस चीज़ को ब्रिटिश और डच ने सपोर्ट किया था, बट फ्रेंच को ना बात अच्छा नहीं लगता था। तो कहीं ना कहीं वार ऑफ सुपरमेसी चल रही थी, है ना। सक्सेशन का वार ही था ऑस्ट्रेलिया में, कौन सक्सीड करेगा। तो लॉर्ड डुप्लिक्स का ना एम्बिशन बहुत बड़ा था, वो तो कहता मैं तो कुछ कर ही दूंगा, है ना। तो 1746 में क्या कि उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था इंडिया में, क्योंकि आपको पता है ना उसका मोटिव जो था अब वो चेंज हो चुका था। मोटिव अब यहाँ पे रूल करना था उसका, पहले मोटिव था उसका कमर्शियल मोटिव, लेकिन अब जो डुप्लेक्स था ना वो बहुत महत्वाकांक्षी बंदा था, गवर्नर था ना पुडुचेरी का, मैन बेस था वहाँ। तो अब वो इंपीरियल मोटिव उसका हो गया था, तो इसके लिए एक्सपेंशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मद्रास को उन्होंने कैप्चर कर लिया था 1746 में। और 1746 में जैसे ही मद्रास को कैप्चर किया गया फ्रांस के द्वारा ना, जो इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, आप सोचो इंग्लिश क्या करेगा, है ना, क्या करेगा, ब्रिटिश का रिस्पांस होगा। अब ब्रिटिश का रिस्पांस आया 2 साल बाद, तुरंत देखो ब्रिटिश भी बड़ा चालाक, तुरंत उसको नहीं किया, जाओ बेटा ले जाओ, हम आएंगे जरूर आएंगे और कह के लेंगे। तो उसने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, तुमने मेरे मद्रास को लिया, मैंने तुम्हारे पुडुचेरी को ले लिया। 1748 में पुडुचेरी को ले लिया। और ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डिफेंस इस्टेब्लिश बाय द डुप्लिक्स ना, ब्रिटिश हैड टू रिट्रीट, क्योंकि डुप्लिक्स ऐसे तो हवा में फेंक नहीं रहा था अपने, उसका आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ब्रिटिश को रिट्रीट करना पड़ा। तो ब्रिटिश मार खाने से बचने के लिए क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं। उसका यही काम था, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जो पावरफुल बंदा है उसके साथ ट्रीटी करो, और जो पावरफुल नहीं है उसके साथ वार करो। तो अभी ब्रिटिश को मार पड़ रहा था, तो ब्रिटिश ने कहा चलिए 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 ट्रीटी करते हैं, और उस ट्रीटी का नाम था एक्सला-चैपले ट्रीटी। प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट गाइस, प्लीज डू नॉट माइंड, बहुत लोग इसको अलग भी पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एक्सला-चैपले ट्रीटी। और उसने मद्रास जो कैप्चर किया था, किसने, फ्रेंच ने, वो ब्रिटिश को वापस दिया गया। और फ्रेंच को बदले में क्या मिला, फ्रेंच को बदले में क्यूबेक मिला। क्यूबेक एक प्रोविंस था कनाडा का, वो पहले ब्रिटिश के हाथों में था। और यही रीजन है, आप देखोगे कि जब आप कनाडा जाओगे ना तो वहाँ फ्रेंच बोली जाती है, सेकेंड लैंग्वेज वहाँ का फ्रेंच है। और वी आर प्राउड कि पंजाबी वहाँ का थर्ड लैंग्वेज है। दिस इज ऑल कॉल्ड मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद ही
1648 में ख़त्म हो गया। एक साल बाद में ही जैसे एक्सला चैपले होता है, एक ट्रीटी होता है, उसमें मद्रास फिर से वापस दे दिया जाता है ब्रिटिश को फ्रेंच के द्वारा, और उसके बदले में एक प्रोविंस था क्यूबेक प्रोविंस जो कनाडा में था, वो फ्रेंच को दे दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन एक साल बाद ही कॉमर्शियल मोटिव फिर से टकराते हैं। तो पहला जो वार हुआ था वो हुआ था वार ऑफ सक्सेशन के कारण, जो ऑस्ट्रेलिया उसका बेस था, ठीक है। लेकिन दूसरा जो वार हुआ ना वो ट्रेड से रिलेटेड था, कॉमर्शियल मोटिव टकराता है, जिसके कारण से सेकेंड कार्नेटिक वार होता है 1749 से लेके जो 1754 तक चला था। और यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्कॉट। पहले बैटल में मद्रास इंपॉर्टेंट था, इस बैटल में इंपॉर्टेंट है आर्कॉट। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, देखिए फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे ना वो कमर्शियल सुपरमेसी के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है ना। तो फ्रेंच ने क्या किया, ये बंदा पहले ही अटैक करता था, उस समय भी पहले ही अटैक किया। अब लॉर्ड डुप्लेक्स बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी बंदा था, ये इसको लगता था मैं तो कुछ करके ही जाऊंगा। तो इसने क्या किया, आर्कॉट पे अटैक कर दिया जो कि कैपिटल था कार्नेटिक का। अब ब्रिटिश शांत थोड़े ना बैठेगा, ब्रिटिश में भी बहुत बड़ा बदमाश उस समय रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था जो कि डेवल पॉलिसी को लाया था, उसने काउंटर अटैक किया। और जैसे ही काउंटर अटैक किया ना तो फ्रेंच को इस बार रिट्रीट करना पड़ेगा आर्कॉट से। उस बार देखो, उस बार ना फ्रेंच ही मतलब हावी हो रहा था ब्रिटिश पे, लेकिन इस बार फ्रेंच को रिट्रीट करना पड़ा आर्कॉट से। लेकिन आपको क्या लगता है, फ्रेंच बहुत बदमाश, ये ऐसे दम नहीं मानेगा। फ्रेंच ने कांस्टेंट इंटरफेरेंस किया, फ्रेंच ने क्या किया, कांस्टेंट इंटरफेरेंस किया, और उसके कारण से क्या हुआ ना कि असफ जा एक बंदे का नाम था, उसका ना डेथ हो जाता है ना। और जैसे ही डेथ होता है ना तो 1748 में जैसे ही उसका डेथ होता है तो जो लेट निजाम थे हैदराबाद का, फ्रेंच ऑफिसर जो बिजी थे, वो टांग अड़ा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप समझो कि जैसे फ्रेंच रिट्रीट करते हैं ना आर्कॉट से, ठीक है ना, तो मैटर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अटैक किया था फ्रेंच ने आर्कॉट पे, ब्रिटिश ने काउंटर अटैक किया, तो और फ्रेंच को रिट्रीट करना पड़ेगा। बट अगेन फ्रेंच कांस्टेंट इंटरफेरेंस इन द वार ऑफ सक्सेशन दैट स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ असफ शाह, द लेट निजाम ऑफ हैदराबाद ऑफिसर, ठीक है। हैदराबाद को संभालने का काम असफ शाह ही करते थे, निजाम थे वहाँ हैदराबाद के, वहीं संभालते थे इसको, फ्रेंच ऑफिसर बुजी थे वो, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि आर्कॉट जो है वो ब्रिटिश का पपेट बन जाता है, और हैदराबाद जो कि बुसी बोलते हैं बहुत लोग, वो फ्रेंच का ऑफिसर वहाँ पे जो था, ठीक है ना, वो उसका फ्रेंच का पपेट बन जाता है। तो हैदराबाद फ्रेंच का पपेट बन गया और आर्कॉट जो है वो ब्रिटिश का पपेट बन गया। तो अब पपेट दोनों जगह तो अब डायरेक्ट वार तो होगा नहीं, परोक्सी वार स्टार्ट होता था। और 1754 में क्या होता है कि डुप्लेक्स को इतना हंगामा मचा दिया था इंडिया में ना कि डुप्लेक्स को फ्रेंच वापस बुला लिया गया, ठीक है। और उसके बदले कौन आया फिर यहाँ पे, गोदेहू आया, है ना, और उसको कहा जाइए आप शांति स्थापित कीजिए वहाँ पे। और यही शांति स्थापित करने के लिए जो ये रामदूत जी आए थे वहाँ से, इसने यहाँ पे ट्रीटी किया, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, 1755 में हुआ था इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो सेकेंड कार्नेटिक वार में आर्कॉट का रोल रहा है, और सेकेंड कार्नेटिक वार को ना याद रखो बैटल ऑफ अंबर भी बोला जाता है, आप भूलना मत, बैटल ऑफ अंबर भी कहा जाता है सेकेंड कार्नेटिक वार को। अब पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार का दूसरा नाम वन डिवास वार हुआ था, क्योंकि इस बार फ्रेंच का असली में बाजा बजता है और ये भी कन्फाइंड होते हैं। अब फर्स्ट जो वार हुआ था उसका कमर्शियल मोटिव नहीं था, वो पीछे से जो वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया एक लिंक था, सेकंड कमर्शियल मोटिव था। थर्ड जो है ना, थर्ड वार का क्या कारण था ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूरोप में ना 7 ईयर्स वार चल रहे थे उस समय, 1756 से लेकर के 1763 तक। अब कहोगे 1756 से लेकर 63 साल तो मतलब 7 साल तो हुए नहीं, 2 साल तो एक्स्ट्रा ही हमको ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे। नहीं 56 से 63, इसमें 2 साल का गैपिंग भी रहा था, ठीक है ना।
तो 7 ईयर्स वार यूरोप में चल रहा था, अमेरिका में उस समय अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी बड़े ज़ोर शोर पे हो रहा था, है ना। अमेरिका को ना ब्रिटिश ने अपना एक कॉलोनी बनाया था उस समय, ठीक है ना। और जो लोग ब्रिटिशर ही जाके वहाँ रहने लगे थे, वही लोग विद्रोह कर दिए थे ब्रिटिशर के खिलाफ ही, ठीक है ना। और अमेरिका को एक नया उन्होंने स्पिरिट बना दिया था कि वी आर नॉट ब्रिटिश पीपल। वो ब्रिटिशर ही थे जो जाके वहाँ बस गए थे। वी आर नॉट द ब्रिटिश पीपल, वी आर अमेरिकन्स, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, ब्रिटिश को वहाँ से थप्पड़ खा के भागना पड़ा, ठीक है। और यही अगर इंडिया में होता, हम लोग ही पकड़ के मारते ब्रिटिश को, हम लोग एक रहते तो इंडिया का भी एक रिवॉल्यूशन होता भाई साहब, हम लोग इतना साल गुलाम नहीं होते, ठीक है ना। तो 1757 में चंदन नगर को, जो बंगाल में चंदन नगर है, उसको सीज कर लेता है क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना। तो क्या होता है उसके बाद, काउंट डी लैली जो है, जो फ्रेंच का गवर्नर हुआ करता था पुडुचेरी पे, उसने क्या किया, अटैक कर दिया सेंट डेविड फोर्ट पे, जो ब्रिटिश का सेटलमेंट हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसके कारण से क्या होता है, बैटल ऑफ बॉन्डीवास होता है। और बैटल ऑफ बॉन्डीवास में फ्रेंच का डिफीट होता है। और जैसे ही 7 ईयर वार्स वहाँ 1763 में ख़त्म होता है, तो एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ही यहाँ पे थर्ड कार्नेटिक वार एंड होता है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लो आप। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा सा देखो। ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या कहता है कि जो फ्रेंच पोजीशन थे इंडिया में, फ्रेंच का जो भी यहाँ पे ट्रीटी जहाँ पे वो रूल कर रहे थे, जो भी उसके कैप्चर्ड एरियाज थे, टेरिटरी थे, फ्रेंच पोजीशन जो भी इंडिया में थे, उसको ना एक प्रोटेक्टेड स्टेट बना दिया गया, प्रोटेक्टेड स्टेट बना दिया गया। प्रोटेक्टेड स्टेट का मतलब कि भैया अब आप कोई फोर्टिफिकेशन, मतलब जो जहाँ पे आप रूल कर रहे हैं उसको आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते, उसको आप घेर नहीं सकते हैं, कोई भी आप स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकते हैं। ये सारी चीज़ कंडीशन लगा दिया गया। किस पर? बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगा था फ्रेंच पर, ठीक है ना। तो फ्रेंच वेर कन्फाइंड ओनली टू द फ्यू स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र, केरला, ठीक है ना। अभी उसको केराई काल बोलते हैं, है ना। तो फोर्ट जो है ना, उसका हिस्टोरिकल रोल, अब ऐसा क्यों कहा कि आप अपने एरिया में जहाँ पे आप रहोगे अभी, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं है। फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर देखोगे ना, तो आप लाल किला जाके देखो फोर्ट, आप राजस्थान देखो जा कर के फोर्ट, मध्य प्रदेश में कितने सारे फोर्ट हैं। फोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, ठीक है ना। मराठा के बारे में आपको बताऊंगा, जब वो मराठा इतने सारे फोर्ट उनको देना पड़ा था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे एरिया में कन्फाइन कर दिया गया, लाइक पुडुचेरी, कराईकाल, यामेन और माही, ये 4-5 जगह जो है ना फ्रेंच को कन्फाइन कर दिया गया विद द बैटल ऑफ वांडीवास, ट्रीटी ऑफ पेरिस के समाप्त होने के बाद। ये समझ में आ रहा है आपको? आप समझ पा रहे हैं? तो फ्रेंच जो इतना पावरफुल होने के बाद भी, है ना, डुप्लेक्स का एम्बिशन से लेकर के और बैटल ऑफ वांडीवास तक का, तो अच्छा दिन चला था। जिस तरह डच तुरंत समेटा गया था, उसके बाद पोर्तुगीज़ तुरंत समेटा गया था, उस तरह नहीं हुआ। मतलब फ्रेंच के साथ 3 वार हुआ, तब ब्रिटिश उसको मतलब डिफीट कर पाया। तो कुछ कहीं ना कहीं पावरफुल तो था ही जी, है कि नहीं? ठीक है, आप समझ पा रहे हो। पुडुचेरी के बारे में बताओ, पुडुचेरी कितने स्टेट में फैले हुए हैं? ठीक है, 3 स्टेट्स में है। और पहला तमिलनाडु में है एक छोटा सा पैच, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है और केरला में है। ठीक है, आप देख लेना, पुडुचेरी एक जगह नहीं है। तो फ्रेंच के डिफीट के ना कुछ कारण है, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंच के डिफीट के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। उसका कारण है कि कंपनी का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था ना, वो भी एक मेजर रोल रहा है ना। अब आप देखोगे फ्रेंच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो स्टेट अंडरटेकिंग था। मतलब सरकार का एक ऑर्गन था, बॉडी था। और सरकार का ऑर्गन था तो डिसीजन जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे आ जाती है और डिसीजन तुरंत ले नहीं सकते थे। यहाँ वार हो जाता था, अब वहाँ डिसीजन लेने के लिए जाते थे, क्या वार करें कि नहीं करें, तब तक में तो इसको पछाड़ दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश का देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक प्राइवेट मतलब कंपनी थी, ठीक है ना। तो खुद अपना डिसीजन लेती थी, वो इंडिपेंडेंट थी टाइप की, मतलब नॉट एज ए होल बट अपना डिसीजन तो वो ले ही सकती थी विथ रिस्पेक्ट टू द वार एंड समथिंग लाइक दिस। जब उसका मोनोपोली तोड़ा गया, ठीक है ना, सबसे लास्ट में जाकर के 1758 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसमें तब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ख़त्म हुआ वहाँ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का स्ट्रक्चर भी मतलब रीज़न रहा है ब्रिटिश के डिफीट होने में, है ना। और जो कंपनी का जो डायरेक्टर्स थे ना, वो
जो वहाँ के राजा रानी थे वही अपॉइंट करते थे उसको। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हुआ करता था कंपनी पे। और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी हुआ करता था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में फ्लेक्सिबिलिटी था विथ ब्रिटिश, है ना। और फ्रेंच ने क्या किया ना, बहुत बड़ा गलती किया कि उसने बहुत सारे ना फ्रंट खोल दिए थे इंडिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। तो सबको संभालना इतना मतलब आसान नहीं था उसके लिए, ठीक है ना। और इंडिया का जो सिचुएशन था ना, अच्छे से समझ नहीं पाए थे कि इंडिया में किस तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन है। यहाँ पे निज़ाम और मैसूर के साथ उनका अच्छा संबंध था, ये बात अलग है। लेकिन एक सिचुएशन जो यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन था उसको ब्रिटिश से समझ पाए थे अच्छे से, और ये भी एक डिफीट का कारण कहा जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी नहीं बना पाए वो, ठीक है ना। तो जिसके कारण से उनको हारना पड़ा। तो कुछ कारण है ना। अब ब्रिटिश इतना पावरफुल क्यों है जी? ब्रिटिश का पावरफुल होने का बहुत सारा कारण है। ब्रिटिश हैड एडवांटेज एज दे हैड पार्शियल कंट्रोल ओवर द बंगाल, एंड ब्रिटिश हैड 3 इंपॉर्टेंट बेसेस इन इंडिया लाइक कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है ना, ईस्ट साउथ वेस्ट, राइट मैन। और बैटल ऑफ जब 1757 बैटल ऑफ पलासी होता है, ठीक है, तो इंग्लिश कंपनी को एक लार्ज एरिया मिल जाता है, ठीक है। लार्ज एरिया मिल जाने से क्या होता है, रिसोर्सेस अब इसके हाथ में आ जाता है। और दूसरे अगर हैंड पे आप देखो तो फ्रेंच के पास उतनी स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं था, है ओनली एक स्ट्रॉन्ग बेस था जो पुडुचेरी में था। और अगर पुडुचेरी को इंडेंजर्ड होता है वो, ठीक है ना, इट कुड नॉट गेट एनी इफेक्टिव सपोर्ट फ्रॉम देयर अदर्स बेसिस इन इंडिया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। तो ये सारे कहते हैं, ये सारे दिस ऑल लेड टू द एंड ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, क्योंकि ब्रिटिश ने फ्रेंच को भी सब्जुगेट कर दिया, उसके बाद डच को भी कर दिया, उसके बाद पुर्तगीज़ को भी कर दिया, अब यूरोपियन पावर्स को पूरी तरह से डिफीट कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइए कि फर्स्ट, मैं कोई स्टेटमेंट पूछता हूँ, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वेर द पोर्तुगीज, सही बात है कि गलत बात है? जल्दी बताइए। बिल्कुल, जो पोर्तुगीज़ पे पहला जो यूरोपियन पावर्स थे जो ऑक्यूपाई किए थे वो थे आपके पोर्तुगीज़, ठीक है। जो सेकेंड यूरोपियन पावर थे पुडुचेरी को, वो कौन थे? फ्रेंच थे? नहीं, सेकेंड थे। जब इनका लड़ाई हुआ था पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी को ऑक्यूपाई करने वाले सेकेंड जो थे वो कौन थे बताइए? इंग्लिश थे। और क्या इंग्लिश ने कभी पुडुचेरी को एक्वायर नहीं किया? बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट कार्नेटिक वार आप नाम सुने ही हो, है कि नहीं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सिर्फ सही है, ये चीज़ आप ध्यान में। एक क्वेश्चन और पूछूं, आप ये बताइए कि यूरोपियन पावर का जब एंट्री होता है इंडिया में तो उससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट मैं आपसे पढ़ता हूँ, पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, क्या सही बात है? गोवा को 1499 में कैप्चर कर लिया था पोर्तुगीज। देखो पोर्तुगीज 1498 में आया था, क्या एक साल बाद ही? भाई साहब एक साल बाद क्यों करेगा? 5 साल के बाद उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, 1510 में जाके किया था, तो पहला ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ कि इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम। यस, मैं आपको पहले बताया था, साउथ इंडिया वर्ड अगर मेंशन है तो मछलीपट्टनम, अगर साउथ इंडिया मेंशन नाम नहीं है तो सूरत होगा। अगला पूछता हूँ, In Eastern India, the British company opened its first factory in Odisha in 1763. Yes, ईस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश ने पहला फैक्ट्री उड़ीसा में स्टैब्लिश किया था 1663 ईस्वी के आसपास। मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, ईस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अंडर हुज लीडरशिप, आप ये बताइए, अंडर हुज लीडरशिप तो फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किया था मद्रास को? जल्दी बताइए। फर्स्ट कार्नेटिक वार में हम डिस्कस किए हैं, कौन थे वो? थे बहुत बड़े ही महाराजा, प्रजा ज्ञानी आदमी, जो कि बहुत एम्बिशन था उनके अंदर, डुप्लेक्स साहब। उनके लीडरशिप में फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746 के अराउंड है, फर्स्ट कार्नेटिक वार में। तो ये मॉडर्न इंडिया के लेक्चर सीरीज़ में ये पहला लेक्चर था। और आपको इसमें समझ में आया होगा जी कि कैसे ब्रिटिश ने यूरोपियन पावर्स, जो अदर यूरोपियन पावर्स थे, उसके ऊपर अपना जीत हासिल किया, कितनी स्ट्रेटजी उसने फॉलो की, क्या ट्रेटी किया, वार किया। अब जब यूरोपियन पावर को डिफीट कर दिया तो अब किसको डिफीट करेगा? अब यहाँ के नेटिव पावर को डिफीट करेगा और तब रूल करेगा।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ओवर द यूरोपियन एंड होता है यहीं पे। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ओवर द नेटिव पावर। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको आप बिल्ड किया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इमेंसली आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम डिस्कसिंग विथ यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर अस गाइस, आई एम टेलिंग यू। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।